हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूट्यूब चैनल। और उस यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस राइजर्स, जिसपे फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको आईआईटी, नीट और सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड की वीडियोस मिलेंगी। खास बात यह होगी कि हम यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ कैसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बातें यहाँ पे जानेंगे। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास का। और 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स का, तो फर्स्ट यूनिट का जो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, खास बात यह होगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन है और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि नीट जो आप एग्जाम देते हो, नीट का जो एग्जाम आप देते हो एमबीबीएस बनने के लिए, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि आपको 1 मिनट के टाइम के अंदर 5 मिनट का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कंसेप्चुअल आएगा, और कंसेप्ट तब आएंगे जब आप थ्योरी के अंदर घुसेंगे। अगर आप उसको ऊपर से पढ़ लेंगे, वैसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते रहोगे, अच्छी तरह से आपको थ्योरी का पता नहीं है, तो आप सोल्व करने में असक्षम होंगे। तो अगर आपको इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझना, तो सबसे पहले थ्योरी को, और उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। और ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए भी होगा, सीबीएसई बोर्ड, नीट और आईआईटी के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिला हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो हम कह देंगे कि चार्ज एट रेस्ट एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो चार्ज को रेस्ट के ऊपर पढ़ाती है। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो कहेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ आवर लविंग फिजिक्स which deals with charge at rest, deals with charge at rest, जो डील करती है चार्ज को रेस्ट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि खास बात यह रहेगी कि यहां पे इस कंप्लीट यूनिट, जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, 12th क्लास की, आपका 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, ये पहला चैप्टर। इसके अंदर हम चार्ज जो होगा उसको किसके ऊपर पढ़ेंगे? रेस्ट के ऊपर। अब बात आती है कि चार्ज को आप रेस्ट के ऊपर तो पढ़ोगे, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो देखिए बच्चों, चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, व्हाट इज चार्ज? तो देखिए स्टूडेंट, चार्ज जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स in terms of energy and force. फिजिक्स एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब हमने यहां पे लिखा कि व्हाट इज चार्ज, हमें यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि चार्ज क्या होता है। तो मैंने बताया कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिक से बेसिक पार्टिकल जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, उसको कहते हैं एलिमेंट्री। यानी कि आप अगर बात करते हो कि आपने देखा कि घर किससे बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है। आपका जो घर बना हुआ ब्रिक से, तो उसकी बेसिक और उसका एलिमेंट्री क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। इसी प्रकार जो चार्ज होता है उसका भी जो बेसिक होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आते स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे। बट आपको अभी तक यही जानना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एक बेसिक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और इन्हीं सभी की प्रॉपर्टी, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी किसकी टर्म में? एनर्जी की टर्म में और फोर्स की टर्म में। जैसे कि आपने 11th क्लास में एक फोर्स पढ़ा होगा जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। यहां पे जो Q1 और Q2 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? Q1 और Q2 की जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 दोनों चार्ज हैं बच्चे, और ये दोनों क्या है? Q1 और Q2 दोनों क्या है? चार्ज। और इन दोनों चार्ज ने मिलकर क्या बनाया? फोर्स बनाया है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
एलिमेंट्री पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन होते तो मैं कैसे लिखता, K इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे जो E आया, ये आया, ये कौन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, E के बराबर होता है। खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +E चार्ज होता है। इसलिए हमने कहा कि इस E1 और इस E ने दोनों ने मिलकर क्या डेवलप किया, फोर्स। तभी तो खोला कि फोर्स की टर्म में किसकी प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा उलझाऊंगा नहीं मैं, और ना आपको ज्यादा कोई ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा जो किताब से रटी रटाई है। हम सारी बातें ऐसे लेंगे जो बिल्कुल सिंपल सी है, ज्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा। तो चार्ज क्या हुआ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसकी टर्म में, एनर्जी एंड फोर्स की टर्म में। उसको हम क्या कहते हैं भाई, चार्ज कहते हैं। चूंकि अब हमने चार्ज पढ़ लिया है और चार्ज के बारे में जान लिया है, तो अब हमारा यह धर्म बनता है कि हम क्यों ना जान ले कि जो चार्ज हमने लिया है उस चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और उससे भी पहले यह पता कर ले कि यह चार्ज ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। तो चार्ज जो ओरिजिनेट होता है वो देखिए, ओरिजिन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। यहां से भी बच्चा पार्टी क्वेश्चन आता है, देखिए, और क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी साथ साथ लेते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही खास बात होगी आपके अपने चैनल साइंस राइजर्स की, कि हम साथ साथ बताते चलेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है और कब पूछा गया, कैसे पूछा गया, सब आपको मिलेगा। बस आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये है नहीं कि मैं 10 मिनट या 20 मिनट में आपको कंप्लीट फिजिक्स समझा दूंगा, साथ बने रहोगे तो आएगा भी। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अगर हम ओरिजिन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन जो होता है चार्ज का, बेसिकली होता है रबिंग के द्वारा, रबिंग, ठीक है, ये होता है मेन। अब रबिंग का कैसे होता है, देखिए आप, मैं बात करता हूं, जैसे मेरे दोनों हैंड है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आप जब अपने हैंड को रब करोगे तो आपको क्या फील होगा, थोड़ी हीट फील होगी। जैसे सर्दियां आती हैं तो हम ज्यादा सर्दी होने के बाद ऐसे करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए करके देखिएगा आप, मेरे हाथ में हीट फील हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो ओरिजिन हुआ है। मेरा एक हाथ है, उससे चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है और दूसरे में ट्रांसफर हुए जा रहा है, क्योंकि रबिंग के कारण क्या होता है, चार्ज का ओरिजिन होता है बच्चे। तो क्या होता है, रबिंग, ड्यू टू रबिंग। रबिंग इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए चार्ज। चार्ज का बनने का सबसे बेसिक बात कौन होती है, रबिंग होती है। हाँ, आपको इन सभी की पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो नोट्स हैं साथ साथ मिल जाएंगे आपको। और हम एक हफ्ते में डीपी भी रखेंगे, यानी कि क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, आपके पास भी सेंड करता रहूंगा, आप भी सोल्व करते रहना, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज का बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड किया, रबिंग के ऊपर। अब बात यहां से आती है कि सपोज कीजिए कि मैं दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये रहा और दूसरी बॉडी ये रही। अब मैं दोनों को रब कर रहा हूं, आपने कह दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब खास बात यह है कि हमें कैसे पता चला कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए। बात तो यहां पे आके समस्या आ गई। अब इस समस्या का हल करने के लिए हम एक नई टर्म को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका नाम होगा वर्क फंक्शन। देखिए, ज्यादा आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में अभी हुए हैं, या 12th क्लास आपने पढ़ ली है कंप्लीट, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वर्क फंक्शन के बारे में ज्यादा आपको नहीं पता होगा। तो हम सबसे पहले थोड़ा वर्क फंक्शन के बारे में जानते हैं। वर्क फंक्शन के बारे में कैसे जानेंगे, ये बात देखिए। अब वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सरफेस, सपोज कीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइट का फॉल्स हो रहा है, किसका, लाइट का, ठीक है। लाइट का जो फॉल्स हो रहा है, इससे क्या, क्यों लाइट का फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ज्यादा एक्सप्लेन 7th यूनिट में करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पढ़ेंगे। बट यहां पे सिर्फ इतना ही जानना है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या निकालने के लिए, इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, the energy required, एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं।
अब हमारे पास दो बॉडी, अभी अभी मैंने ये बताया, पहली बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दूसरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बात समझिए, सपोज कीजिए कि इस बॉडी का वर्क फंक्शन है लो वर्क फंक्शन है, लो वर्क फंक्शन, और इस बॉडी का वर्क फंक्शन है हाई। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन तक चलते हैं। इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और इसमें आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? जिसका वर्क फंक्शन लो है, और कहां से ट्रांसफर हुए? जिसका वर्क फंक्शन हाई है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और इस बॉडी में गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की होगी कमी, डेफिशिएंसी, इसलिए इसके ऊपर कैसी चार्ज की लेयर आएगी? पॉजिटिव चार्ज की। और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो गया, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन से तक क्यों गया? क्योंकि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि इसमें से जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए वो कम है, इसलिए इसका लो वर्क फंक्शन कम है। क्योंकि जिसका लो वर्क फंक्शन कम, उसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां से इजी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है और फिर उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कहां से कहां होता है? लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन तक। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। इस लाइन को हम लिख देते हैं, आपको नोट्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from low work function to high work function, हमेशा लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यानी कि एक बॉडी जिसका लो वर्क फंक्शन है, मैंने अभी भी बताया इसका लो वर्क फंक्शन था, तो इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएंगे? इसके अंदर जाएंगे, और ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार क्या होता है? चार्ज का ओरिजिन होता है। और चार्ज का ओरिजिन क्या होता है? रबिंग के कारण। जब दो बॉडी, एक बॉडी ऐसी है जिसका लो वर्क फंक्शन है और एक बॉडी ऐसी है जिसका हाई वर्क फंक्शन है, उसको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लो वाले से और हाई वाले में चले जाएंगे। तो ऐसे ट्रांसफर होता है। अब जब हमने वर्क फंक्शन की बात कर ली और इसके अलावा हमने बात कर ली है जो अभी मैंने बताया कि चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रबिंग के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ साथ आप नीचे आपको जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में या वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक ही बार में इतने अच्छे से समझ आएगा, और कैसे आपको सोल्व करना और कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताता चलूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बातें हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, हमें कैसे पता चलता है किस बॉडी पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। अब हमें पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास यूनिट भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करे? फॉलो करे। बट हम यहां पे बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी की, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी स्केलर क्वांटिटी की कारण, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हम यहां पे एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं जिसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। इसी के अंदर आता है एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो बिल्कुल एक नंबर की तरह ऐड होता है। जैसे नंबर ऐड होते हैं वैसे ही चार्ज का एडिशन होता है। कैसे? जैसे मैं अगर कह दूं, सपोज कीजिए, अगर मैं ये बात बोल दूं कि मेरे पास ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है +5, -6, -7 और 8 प्लस का। आप कहेंगे कि टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज कैसे होगा? ऐसे होगा, देखिए, प्लस का 5 था, माइनस का 6 था, माइनस का 7 था,
और प्लस का क्या 8 है। तो 5 + 8 कितना हो गया 13। 13 में से कितना गया 6 और माइनस का 7, तो 13 गया। तो कितना हो गया टोटल 0, क्योंकि 8 + 5 जो प्लस वाले हैं वो 13 है और माइनस वाले हैं वो भी 13 है। तो टोटल कितना हो गया 0, क्योंकि ये एक नंबर की तरह एडिशन हो रहा है। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, मैं कह दूं 1 + 2 = 3, जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं ना 1 + 2 कितना हो गया 3, मैं कहूं 3 - 1 कितना हो गया 2। तो ऐसे नंबर की तरह एडिशन होता है। इसी प्रकार चार्ज का एडिशन होता है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कहा जाता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, या एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज में क्या बोलते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट ऐड लाइक ए नंबर। ये किसकी तरह ऐड होते हैं, ऐड लाइक नंबर। प्रत्येक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता चलूंगा और कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताता चलूंगा। जैसे कि हमने बताया कि ऐसे कुछ चार्ज दे देंगे। इसी प्रकार अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास ये बॉडी है, इसके अंदर -5 है और +10 है कूलाम में चार्ज, ठीक है। तो अब इसकी बताइए आपके पास टोटल चार्ज कितना होगा। तो मैं लिखूंगा -5 + 10। अब जब क्या होगा 10 में से 5 गए कितना बचेगा 5, तो कितना हो गया भाई 5 कूलाम चार्ज हो गया। तो बच्चा पार्टी अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, इसलिए मैं बोलता हूं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। जो हमारा चार्ज है उसको किससे लिखते हैं हम, क्यू से। कहीं से आपको क्यू मिलेगा या कहीं पर आप कैपिटल क्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज 10 कूलाम। अगर इसको सिंबल में लिखना है तो C से लिखेंगे 10 कूलाम। मतलब जो 10 है ये तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और जो कूलाम है ये क्या हो गई यूनिट, ठीक है। अब ये भी बता चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी है यूनिट भी है, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको कैसी क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज इज 10 कूलाम मींस 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड कूलाम इज द यूनिट। कूलाम इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। समझते चलिएगा बच्चा पार्टी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। मैं गारंटी लेता हूं एक बार कोर्स के साथ बने रहेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकलेगा और 100% वर्क करेगा सब कुछ, क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को या पूरे सिनेरियो को इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे आपको सोल्व करने न्यूमेरिकल्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो के साथ तो बना रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जरूरतमंद बच्चे जिनको जरूरत है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए पे नहीं कर सकते कोचिंग में, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। मुझे कोई पैसों की जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हीं बच्चों के लिए आया हूं जो बच्चे 1.5 या 2 लाख पे नहीं कर सकते हैं, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो मैं हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूं। तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज की। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता, बट ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर। इसको क्या किया जा सकता है भाई, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज को ना तो खत्म किया जा सकता और ना बनाया जा सकता, ये बात बोली गई है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं कि कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि ये बॉडी है एक, और इस बॉडी के पास है 10 कूलाम चार्ज। दूसरी बॉडी है ये जिसके पास है 5 कूलाम चार्ज। अभी मैंने बताया कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यूनिट की C से लिखते हैं इसको, ठीक है। और चार्ज की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, क्यू से। जैसे क्यू इज इक्वल टू में 10, क्यू इज इक्वल टू में 10, ऐसे। अब देखिए ये 10 कूलाम चार्ज और ये 5 कूलाम चार्ज है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो मैं यहां पे कंडक्टिंग वायर लगा दूंगा, ये लगा दी कंडक्टिंग वायर, इसको कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट कर दिया तो इसके पास क्या है, ज्यादा चार्ज है।
इसके पास क्या कम चार्ज है, तो यहां पे क्या होगा कि इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा तो फाइनली दोनों बॉडीज के पास क्या हो जाएगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा। इसके पास भी कितना हो जाएगा 15 बाय में 2 कूलम, और इस बॉडी के पास भी कितना हो जाएगा 15 बाय में 2 कूलम। अब ये जो बॉडी है और ये बॉडी दोनों सेम बॉडी है, पर इसके पास 10 कूलम चार्ज था, इसके पास 5 कूलम चार्ज है। अब इसने क्या किया, अपना कुछ चार्ज किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों बॉडी सेम रेडियस की हैं, तो दोनों के पास चार्ज भी क्या आएगा, सेम आएगा। कब आएगा, जब इसको हम किससे कनेक्ट कर दें, एक वायर से कनेक्ट कर दें। जैसे ही मैंने वायर से कनेक्ट किया तो इस बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। इस बॉडी में 10 कूलम चार्ज इसका था और 5 कूलम इसका था, दोनों मिलके कितना हो गया 15, 10 + 5। क्यों, क्योंकि एडिटिविटी प्रॉपर्टी वही आ गई है कि दोनों किसकी तरह ऐड होते हैं, नंबर की तरह। 10 + 5 = 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 15/2। वो इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। तो इसलिए कहते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। बट चार्ज पार्टिकल को क्रिएट किया जा सकता है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं इसके अलावा। देखिए अभी तक तो मैंने बताया कि जो है चार्ज को नहीं बनाया जा सकता, बट चार्ज पार्टिकल कैन क्रिएट। ये क्वेश्चन आया था भाई, चार्ज पार्टिकल कैन क्रिएट। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि सभी बच्चों ने ये पढ़ के गए हुए थे, ये पता था कि ये बात पता था कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता, बट इट कैन ट्रांसफर। अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया, एग्जाम में पूछ लिया गया कि चार्ज पार्टिकल कैन क्रिएट, और इसके आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। क्या चार्ज पार्टिकल को क्रिएट किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, चार्ज पार्टिकल को क्रिएट किया जा सकता है, बट चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता। कहोगे कि सर कैसे किया जा सकता है? अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, यूरेनियम 92 238, ठीक है, ये एक रेडिएक्टिव न्यूक्लियस है, रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई है ये। अगर मैं इस रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई की बात करता हूं तो ये क्या करता है, डिके होता है। रेडिएक्टिव न्यूक्लियस ऐसा होता है जो अपने आप डिके होता रहता है, डिग्रेड होता रहता है। तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, थोरियम 90 234, और प्लस में हीलियम आ जाएगा 2He4। अब हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। याद रखे हीलियम को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। तो मैंने बताया था कि चार्ज पार्टिकल क्रिएट किया जा सकता है, तो देखिए ये क्रिएट कर दिया हमने चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर दिया है, बट हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा है यहां पे चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर। बट चार्ज पार्टिकल को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात आपको बता दूं, मैंने ये कहा कि कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। अब यहां पे देख लीजिए चार्ज का कंजर्वेशन, समझा देता हूं मैं आपको। यहां पे टोटल चार्ज कितना था 92। अब यहां पे देखिए कितना हो गया 90 प्लस हीलियम के पास कितना 2, 92। तो जब ये रिएक्शन नहीं हुई थी तो पहले चार्ज कितना था 92, जब ये रिएक्शन हो गई है तो बाद में भी चार्ज कितना रहा 92। तो चार्ज तो यहां पे क्या है, कंजर्व्ड है, बट क्या बन गया, एक चार्ज पार्टिकल बन गया। अगर क्वेश्चन आगे से पूछा जाए कैन वी क्रिएट चार्ज पार्टिकल, यस वी कैन क्रिएट चार्ज पार्टिकल लाइक दिस, और चार्ज इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर चार्ज तो कंजर्व्ड है और चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी हमने एडिटिविटी पढ़ा, दूसरी हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, और थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम व्यू से और कंपटीशन व्यू से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत फैराडे ने बताया था जब वो इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। बट इसको एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि एक्सपेरिमेंटली की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला साइंटिस्ट था मिलिकन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जैसे आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, जैसे आप मोमेंटम पढ़ते हो,
11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव थी। वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज भी एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया गया था। एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन इसकी दी गई थी मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। स्टार्टिंग इसकी फेराडे ने की थी, एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट इसको मिल्कन ने किया था। उसने क्या किया था कि एक ऑयल का भरा हुआ कंटेनर लिया और एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बात बताई कि जो एक कंप्लीट कंटेनर है, इसकी प्रत्येक ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। उसका कहने का मतलब यह था कि अगर मैं किसी भी ड्रॉप की बात करूं और उसके ऊपर चार्ज बात करूं, मैंने पहले बताया था चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन इंटू ई। एन यहां पे जो है आपका कोई भी इंटीजर है और ई यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एन हो गया इंटीजर। तो उसने बताया, मिल्कन ने बताया कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज की बात करोगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। और यही स्टेटमेंट उसने एक्सपेरिमेंटली दी, बोला कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसके मल्टीपल में होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में। इसलिए हम इसको किसके बराबर लिखते हैं, हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। अभी भी बताया एन इज द इंटीजर एंड ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इस प्लस माइनस के शो करने का मतलब क्या होता है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। दो टाइप का चार्ज होता है। अभी अभी जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो टू टाइप्स होता है चार्ज के, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। ये सबसे पहले बात बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। इस पोर्शन को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने बताया कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस एन इंटू ई। प्लस माइनस का मतलब क्या, उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, किसी टाइप का चार्ज हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपने बताया कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सब बात ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है कि आपने बता दिया इसके बारे में। बट यहां पे क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। ये तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज बता दिया, क्योंकि हमने किसके बारे में जानना है, चार्ज के बारे में जानना है। बट यहां पे इस बात क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है यहां पे वो समझना है। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी में जो ट्रांसफर होगा चार्ज का, वो हमेशा इंटीजर में होगा। चार्ज ऑलवेज, यहां पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब क्या है, या तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या 2 कूलम, या 3 कूलम, या 4 कूलम, ऐसे करते करते n कूलम तक ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे चार्ज का ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकता एक बॉडी से। मैं कहूं कि 2/3 चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, दिस इज द रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। यानी कि चार्ज फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होगा। ये कह सकता हूं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, 3 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, या n कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2/3 कूलम ट्रांसफर हो गया, या 1/2 कूलम ट्रांसफर हो गया, या 3/2 ट्रांसफर हो गया। ये बातें मैं नहीं बोल सकता। यही मतलब है क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज मींस चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीजर। चार्ज हमेशा किस में ट्रांसफर होगा भाई, इंटीजर के अंदर ट्रांसफर होगा, न कि फ्रैक्शन के अंदर ट्रांसफर होगा। ऐसा इसलिए बोला गया कि हमने यह मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं।
ये सब होने का कारण क्या है, इस क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज का कारण क्या है, इसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं। उसका रीजन ये कि हमने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, हमने ये मान लिया था। पर इसके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज भी है, जिसको हमने क्या बोला, क्वार्क्स बोला। क्वार्क्स बोला, जो अलग अलग टाइप के थे, अपवर्ड क्वार्क्स या फिर डाउनवर्ड क्वार्क्स। ये ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे थे, जिनके ऊपर क्या था, फ्रैक्शन में था, +-2e/3। देखिए 2e/3 मतलब e क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज e के बराबर। अभी भी बताया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, ये रहा। और इसकी वैल्यू भी आपको लिख के दिखाई थी, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इस e की वैल्यू थी ये बच्चा पार्टी। और इसके बाद कहा कि इसके भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे कि ये रहा +-2e/3 या -2e/3। E यानी कि ये क्या हो गया, 1 से भी छोटा हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो लगभग 0.67 × E फ्रैक्शन में आ गया। पर ये बात बाद में बताई गई, इससे पहले क्वांटाइजेशन ने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया, और उसने कह दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने कि चार्ज हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होगा, 1 कूलम 2 कूलम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटा कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं हो सकता। बट बाद में क्वार्क्स आए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्वार्क्स, और वहां पे पता चला कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज कोई ना कोई हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि चार्ज इज रिलेटिविटिकली इनवेरिएंट। चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। इस बात का मतलब क्या है, यह जानना है। चार्ज इज रिलेटिविटी इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास चार्ज है 10 कूलम, ये किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट के ऊपर, तो चार्ज रेस्ट के ऊपर और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 कूलम। अब मैंने इस चार्ज को दौड़ाना शुरू कर दिया, कितने मीटर पर सेकंड के साथ, 50 मीटर पर सेकंड के साथ। जब मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड के साथ दौड़ाया, अब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, 50 मीटर पर सेकंड। अब इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, अभी भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 कूलम रहेगी। मैंने इसको दौड़ा दिया 10,000 मीटर पर सेकंड के साथ, अभी भी इस चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 कूलम रहेगी। तो यही कहने का मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज किसके इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इज रिलेटिवली या रिलेटिविटिकली इनवेरिएंट। एक बार बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के अंदर कि चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट और नॉट। वहां पे आपको नीचे ऑप्शन दिए गए थे, उसने बोल दिया था कि एक चार्ज है, उसको स्पीड अप करवा दिया है, तो क्या उसका चार्ज बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो वहां पे क्या कहना था हमें, चार्ज हमेशा सेम रहता है, चाहे उसको 50 मीटर पर सेकंड पे रखो या रेस्ट के ऊपर रखो या 10,000 मीटर पर सेकंड। चार्ज की वैल्यू अगर 10 कूलम है तो 10 ही रहेगी, 20 कूलम है तो 20 रहेगी, 30 कूलम है तो 30 रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अगर हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो चार्ज है वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है, चार्ज किसके ऊपर होता है बच्चा पार्टी, रेस्ट के ऊपर, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जब चार्ज मोशन में होगा, चल रहा होगा, तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, रेस्ट के ऊपर चार्ज है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, और मोशन में आने के बाद किसको बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अगली यूनिट के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर जब आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये थी हमारी 5th प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, चार्ज की 5वीं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, 6th प्रॉपर्टी की, देखिए चार्ज की अगली प्रॉपर्टी। अगर हम चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा किसके साथ एसोसिएट रहता है बच्चा पार्टी, मास के साथ। यानी कि कोई ऐसा चार्ज नहीं होगा जिसके पास मास ना हो। मास विदाउट चार्ज हो सकता है, मास कैन बी विदाउट चार्ज,
इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंस है मास और चार्ज के अंदर, मास के अंदर और चार्ज के अंदर एक डिफरेंस है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज होना जरूरी नहीं है, बट अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास होना जरूरी है। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास जरूर से जरूर होगा, बट कोई ऐसी बॉडी जिसके पास मास है उसके पास जरूरी नहीं है कि चार्ज है या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे कि सर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने चार्ज बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आपने बताया था। तो इसके पास मास भी होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन के पास बच्चा पार्टी मास होता है, और वो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, पढ़ा होगा आपने। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था इसलिए इसके पास क्या है, मास भी है। तो कोई ऐसी बॉडी नहीं होगी जिसके पास चार्ज तो है बट मास नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा जरूर पॉसिबल है कि जिसके पास मास है और चार्ज नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हमने क्या पढ़ी थी, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और मैं गारंटी लेता हूं कि जितनी भी बातें अभी तक मैंने चार्ज के बारे में बताई है, अगर चार्ज पे क्वेश्चन कहीं पे भी आता है, चाहे वो किसी नीट लेवल में हो, कॉम्पिटिटिव में हो, स्टेट में हो, सीबीएसई में, 100% कवर हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि सर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं भी इसको 5 मिनट में खत्म कर दूं पर उससे आपको काम नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं, एक और नेक्स्ट बात आपको कुछ जनरल बता देता हूं। अब सपोज कीजिए एक ये बॉडी है, अब इस बॉडी के अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब इस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन पूछता पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, क्वेश्चन इज द बॉडी बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, मतलब नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है, तो इसके पास कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोई बॉडी और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को अंदर दिया, इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर किया, अब ये बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव हो गया, इसलिए कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बट यहां पे हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है या इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज को निकाल लिया पॉजिटिव को डाल दिया। सारी बातें किसकी टर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन की टर्म में होती हैं। पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता जब तक ना बोला गया हो, हमेशा सारी बातें किसकी टर्म में करेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, अंदर डाल दिया तो उस बॉडी के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो इस बॉडी का मास क्या होगा, लेस होगा, मास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना मास बाहर आएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻13 केजी। अभी अभी बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, m इंटू ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 केजी। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इतना मास लो हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाला जाता है तो उसका मास डिक्रीज होता है, और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है तो उसका मास क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। तो ये दो बातें अच्छे से याद रखना, आपको काम आएंगी ये बातें। ये ट्रिक्स बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, कैसे बोला जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी इन बातों का यूज होगा, मैं करवाऊंगा इन बातों के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आपको साथ साथ, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, चार्ज के बारे में एंड देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।